हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लास। और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को लेकर, जिस अध्याय को लेकर पढ़ाई करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो आपके विज्ञान के फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और उस टॉपिक का नाम है बल तथा गति के नियम। अगर आपको बल सुनने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन या काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फील होती है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अपने आप में एक डिफिकल्ट टॉपिक है, तो नहीं, आज ये पढ़ने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बहुत ही आराम से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसे समझेंगे और जानेंगे कि इसको लेकर हमारे सामने कौन कौन से कॉन्सेप्ट 9th के क्लासेस में रखे गए हैं और उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमसे हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सारे टॉपिक्स के साथ क्लियरेंस दी जाएंगी और साथ में मैं ये बातें यहाँ पर रख के चलूंगी कि अभी तक आपने अगर टॉपिक्स को पढ़ने और समझने में किसी भी तरह की समस्या को झेला है, परेशानियों को झेला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, आप अपने समस्याओं को रख सकते हो। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके थ्रू आप कई कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर पाने में एबल हो पाओगे। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं अपना चैप्टर बल तथा गति के नियम। देखिए, आपने ये सोचा होगा कि मैंने बल तथा गति के नियम को ही पहले क्यों चुना। इसके पहले मेरे केमिस्ट्री के और भी क्लासेस हैं, लेकिन बात जब फिजिक्स के स्टार्टअप की है तो मैंने पहले के समय में यानी पहला चैप्टर ही बल क्यों चूज किया है। इस दुनिया में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, कई तरह की घटनाएं घटती हैं। अगर हम बात ज्योग्राफी के अंतर्गत की करते हैं यानी भूगोल के अंतर्गत करते हैं, दिन रात होना, गति की परिक्रमा मतलब पृथ्वी की परिक्रमा होना, उसका परिभ्रमण करना, ज्वार भाटा होना या फिर भूकंप आना, ये सारी क्रियाएं कहीं ना कहीं भौतिक परिघटनाओं के कारण होती हैं, भौतिक कारकों के कारण होती हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फैक्टर है, जो काम करता है, वो होता है फोर्स। अगर हम किसी वस्तु को गत्यावस्था में लाना चाहते हैं, यानी कि कोई वस्तु मूवेबल होना चाहती है या मूवेबल है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीजनेबल कंडीशन फोर्स का ही होता है। रीजन जो होता है वो फोर्स होता है। जब तक हम किसी वस्तु पर बल आरोपित ना करें तब तक वस्तु गति अवस्था में नहीं आती। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि बल आखिर कहते किसे हैं, बल कहते किसे हैं। तो बल जो है वो एक तरह का भौतिक कारक है। चूंकि हम इसे किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अंतर्गत, तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है, यानी एक भौतिक परिघटना है, एक भौतिक कारक है। अब भौतिक कारक किसे कहा जाता है? भौतिक कारक कहने का तात्पर्य हुआ कि वे समस्त चीजें, वो समस्त कारक, वे समस्त परिघटनाएं जिन्हें हम देख नहीं सकते बट अनुभव कर सकते हैं, जिनके परिणाम को दर्शा सकते हैं, जिनके रिजल्टेंट को शो कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे फिजिकल फिनोमिना के अंतर्गत आते हैं या परिघटनाओं के अंतर्गत आते हैं। अब अगर बात की जाती है बल की, तो बल को लेकर जानकारी देने वाले, जो थीसिस देने वाले साइंटिस्ट थे, उनको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। बल कहने का तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करने के बाद वस्तु या तो विस्थापित हो जाती है या फिर विस्थापित होने की चेष्टा करती है। मैं यहाँ पर एक क्लियरेंस ला देना चाहती हूँ कि ये क्लास आपका रिवीजन क्लास है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करूं। अब बात, जैसा मैंने आपको बताया कि बल एक भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु पर आरोपित होकर या तो उसे विस्थापित कर देती है या फिर विस्थापित करने की चेष्टा करती है। अब दो कंडीशंस रखे गए हैं, विस्थापित कर देती है या फिर विस्थापित करने की चेष्टा करती है। दोनों ही परिस्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर आप बल आरोपित कर रहे हो या किसी भी वस्तु के द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है, उनकी डेंसिटी क्या है, उनका घनत्व क्या है या फिर उनका द्रव्यमान क्या है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान आपके द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है तो आप उसे विस्थापित नहीं कर सकते। एज अ लाइक, अगर कोई भी इंसान किसी दीवार को पुश आउट करता है तो पुश आउट करके दीवार की स्थिति या दीवार की स्थिति को वो परिवर्तित नहीं कर सकता, दीवार को विस्थापित नहीं कर सकता। वहीं पर कोई भी स्टोन
जिसका मास अबाउट 10 केजी या 45 केजी या 40 केजी है, अगर मेरी या किसी भी व्यक्ति का मास उससे कहीं ज्यादा है या उसके अप्रोक्स भी है, तो वो बहुत ही इजीली उसको डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। अब बारी आती है कि इस बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी अध्याय के अंतर्गत आगे की टॉपिक्स में, कि हम किस तरीके से बल के मात्रक को न्यूटन के रूप में शो करते हैं। मैंने आपको पहले ही ये चीजें कॉन्सेप्ट में बताई हैं कि बल को इंट्रोड्यूस कराने वाले न्यूटन थे, इसलिए बल का मात्रक भी न्यूटन के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन इसको हम मीटर स्केल में किस तरीके से शो करते हैं, ये चीजें हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। अब बारी आती है ये जानने की कि हम बल आरोपित करने के कौन कौन से माध्यम होते हैं, किसी भी वस्तु पर किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा बल आरोपित किया जा सकता है, यानी कि किसी भी फोर्स को अप्लाइड करने के मेथड्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, किस तरीके से हम फोर्स अप्लाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पद्धतियां होती है, 3 तरीके होते हैं, 3 माध्यम होते हैं जिनके द्वारा आप बल आरोपित कर सकते हो। सीधी सी कंडीशन है किसी भी वस्तु को धक्का देकर, किसी भी वस्तु को खींचकर, या फिर उस वस्तु को लुढ़काकर या फिर घसीट कर। ये 3 प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से किसी भी वस्तु पर बल आरोपित किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आपको 2 टॉपिक एक्सप्लेन किया। पहला था बल किसे कहते हैं, और दूसरी कंडीशन ये थी कि बल को आरोपित करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। जूनियर क्लासेस में हमने इस चीजों को देखा था कि धक्का देना या खींचना ही बल कहलाता है। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में चलते चले जाते हैं, डेफिनेशन और ज्यादा मॉडिफाई होते चले जाते हैं, क्योंकि अब ये 9 का टॉपिक है, तो जिसमें मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि बल किसे कहा जाता है। अब बल के आरोपित करने के बाद होने वाले परिणाम कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर परिणाम के तौर पर अगर हम किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, बहुत ही इजीली आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज दैट अगर कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति जो कि साइकिल चलाने जा रहा है और सिर्फ साइकिल पे बैठा है, अगर आपने उसको उस दिशा में फोर्स अप्लाइड किया, उसको पीछे से धक्का दिया, तो ऐसी कंडीशन में रुकी हुई साइकिल जो है वो मूवेबल हो जाएगी, यानी गतिशील हो जाएगी। अगर आपने चलती हुई साइकिल को उनके विपरीत दिशा से फोर्स अप्लाइड किया, तो चलती हुई साइकिल रुक जाएगी, या फिर अगर आपने उसी दिशा से उसके कैरियर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो साइकिल रुक जाएगी। अगर हमने कैरियर के डायरेक्शंस को, हैंडल के डायरेक्शंस को चेंज कर दिया, तो बल आरोपित करने के फलतः वस्तु के गति की दिशा बदल जाएगी, वस्तु की गति के वेग में परिवर्तन किया जा सकता है, और लास्टली उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि किसी भी वस्तु में बल आरोपित करने के बाद कई परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन है, वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो गतिशील हो जाएगी। अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो स्थिर हो सकती है। अगर वस्तु की गत्यावस्था में उस पर आरोपित किया गया बल का परिणाम जो है वो उसके दिशा में परिवर्तन हो सकता है, उसके वेग में परिवर्तन हो सकता है, और साथ ही अगर हम किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वस्तु जो है वो अपनी आकार या आकृति में परिवर्तन कर देती है। तो ये वो परिवर्तन थे जो बल आरोपित करने के बाद आपको देखने को मिलते हैं, और हम इनका परिमाप भी ले सकते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं, और ऐसे कंडीशन में आपने बचपन में रस्सी खींच वाला खेल खेला होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक रस्सी को 2 अलग अलग टीम अलग अलग डायरेक्शन से खींचा तानी करती है। अगर हम खींच रहे हैं, दोनों तरफ से अगर बल लगाने की मात्रा बराबर है, तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो वस्तु अपनी जगह पर, अपने पूर्वावस्था पर निरंतरता के साथ बनी रहती है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि सपोज दैट आप देख लेते हो बल के 2 प्रकार होते हैं। अगर हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की, यानी संतुलित बल की, संतुलित बल की, और दूसरा होता है आपका असंतुलित बल, असंतुलित बल। मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं पहले संतुलित बल का। वो ये कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ए के डायरेक्शन से फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है और बी के डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है। यहाँ पे हो गया ए और यहाँ पे हो गया आपका बी। अगर ए इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहा है और बी भी अपोजिट डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहा है, तो इस वस्तु में
तनिक मात्र भी परिवर्तन नहीं होगा, उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, विस्थापन जीरो हो जाता है। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा और इसे हम संतुलित बल का नाम देंगे। वहीं पे असंतुलित बल की बात अगर हम करते हैं तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिस पर ए और बी दोनों ही फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। एक के तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है और वहीं पे दूसरे के तरफ 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है। जिधर की तरफ ज्यादा बल आरोपित किया जा रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में विस्थापन देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें विस्थापन जो है वो हमारा बदलता हुआ नजर आता है, देखने को मिलता है कि वस्तु विस्थापित हो जाती है। तो स्टार्टिंग के ये टॉपिक थे। पहला ये कि बल किसे कहा जाता है, बल का मात्रक क्या होता है, बल किन किन माध्यमों से आरोपित किया जा सकता है, बल के परिणाम क्या होते हैं और बल कितने प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है। इनके उदाहरणों की चर्चा के साथ आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे की टॉपिक कंटिन्यू रहेगी और इसी तरह की ढेर सारी जानकारियां आपके सामने रखी जाएंगी, बहुत ही इजीली जो है वो एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एट अ टाइम इंस्टेंटली आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आवश्यकता है, जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। हम फेस टू फेस, कहने का मतलब कैमरे के सामने ही सही, वीडियो में ही सही, चैनल में ही सही, क्लासेस में ही सही, हम आपके सारे क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे के टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और अगला जो टॉपिक है बल, संतुलित बल, असंतुलित बल जानने के उपरांत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है गति के नियम। अब अगर हम बात करते हैं गति के नियम की, तो चूंकि गति का नियम, अब चूंकि बल के बारे में प्रस्तावित करने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे वो न्यूटन थे, प्रस्तावित करने वाले मतलब पूरी तरीके से उनको थ्योरेटिकली प्लान करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो न्यूटन थे, जबकि इसको पहली बार बताना और आभास करने का काम उनके गुरु यानी गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अब चूंकि गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए, इसलिए हम इसे न्यूटन के गति का नियम ही कहते हैं। न्यूटन ने गति के नियम के तौर पर 3 नियम प्रस्तावित किए थे और उसे हम 1 बाय 1 गति का पहला नियम, गति का द्वितीय नियम या दूसरा नियम और गति के तीसरे नियम के नाम से जानते हैं। हम बात करेंगे गति के पहले नियम की, यानी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो है इनर्शिया का रूल। इनर्शिया का रूल कहने का तात्पर्य, इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहा जाता है। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहा जाता है या फिर आप इसे जड़ता भी कह सकते हो। जड़त्व का नियम, जड़त्व कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी वस्तु, जड़त्व कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था में यानी प्रो स्टेज में तब तक बना रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई अपेक्षित बल आरोपित न किया जाए। अब वो अपेक्षित बल क्या होगा? सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई भी पत्थर जो 50 केजी का है और कहीं रखा गया है, वो 50 केजी का पत्थर खुद से वहां से डिस्प्लेस नहीं होगा, बल्कि उस 50 केजी के द्रव्यमान वाले पत्थर को हटाने के लिए अकॉर्डिंगली उसके साथ अपेक्षित बल हमें आरोपित करना पड़ेगा, तब हम जाकर उस 50 केजी के स्टोन को, पत्थर को वहां से हटा सकते हैं। और यही प्रस्तावित कौन करता है? जड़त्व का नियम। इसको लेकर कई उदाहरण होते हैं, जैसे अगर आप किसी चलती हुई बस में बैठे हो, अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो आपके शरीर का मूव कर जाना, यानी जैसे ही ब्रेक लगता है हमारा पूरा शरीर आगे की तरफ झुक जाता है, या फिर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है हम पूरी तरीके से पीछे की तरफ चले जाते हैं, या फिर चलती हुई गाड़ी से उतरने के साथ ही हम काफी डिस्टेंस तक उसके साथ दौड़ते रहते हैं या चलते रहते हैं। ये सारे उदाहरण जो है वो आपके जड़त्व के नियम को प्रस्तावित करते हैं।
कई बार गति के पहले नियम के साथ साथ उदाहरण के साथ उसकी चर्चा करने या विवेचना करने की बात रखी जाती है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपको संवेग को जानना। संवेग को जानने कहने का तात्पर्य यह है कि संवेग होता क्या है। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम के नाम से जाना जाता है, यानी कि दूसरे में आपको ये जानना है, मैं नियम बताऊंगी लेकिन उसके पहले आप संवेग जान लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक के अंतर्गत है संवेग, जिसको हम मोमेंटम भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं संवेग को, तो संवेग को प्रस्तावित करने के लिए, एक्सप्लोज करने के लिए हम जिस सैंबल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो होता है पी। पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पी मोमेंटम का सैंबलिक फॉर्म है और पी इज इक्वल टू होता है एम वी। यहाँ पे पी संवेग है, एम मास है और वी जो है वह वेलोसिटी है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू द मोमेंटम। ये था आपका संवेग। संवेग को जानने के साथ साथ आप ये चीज देख के चलिएगा, इस चैप्टर में एक डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। अगला टॉपिक है आपके जो पढ़ने के लिए मिलता है वो है गति का दूसरा नियम, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसा मैंने गति के पहले नियम के लिए बताया कि पहला नियम जो है वो किसको प्रस्तावित करता है, जड़त्व को, और दूसरा नियम जो है वो संवेग को प्रस्तावित करता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार या न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का संवेग उस वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के समानुपातिक होता है। दैट मीन्स अगर हम बात वहां पर ये रखते हैं कि किसी भी वस्तु पर फोर्स अप्लाइड किया गया, अगर फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है तो मास तो कभी भी चेंज होता ही नहीं है। मास पूरी पृथ्वी पर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। किसी भी वस्तु का वेट बदल सकता है लेकिन मास नहीं बदलता, जो कि आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे भी। तो हम यहाँ पे बात अगर करते हैं कि किसी भी वस्तु पर अगर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम और ए के। यहाँ पर ए जो है वो वेग में परिवर्तन की दर है, जिसको हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम वी भी लिख सकते थे, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि वस्तु पर फोर्स अप्लाइड करने के बाद वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में जाती है तो ये अवस्था को गेन करने में उसे टाइम ही लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब ये अगर लिखना है तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई, v माइनस यू बाई टी, वेयर जहां पर v जो है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी, u जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी और t जो है वो आपका टोटल टेकन टाइम है जो कि उसे अपनी विस्थापन करने में लगता है। अब चूंकि कांस्टेंट यहाँ पर आपका राइट साइड लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, हम ऐसे ही समीकरण को नहीं लिख सकते। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर पुट करें, तो हम के जैसे कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एम ए हो जाएगा। अगर हम एम को मास मानते हैं, यानी एम जो है वो आपका मास है, मास नॉट चेंजेबल, तो हम चेंज किस में कर सकते हैं, वेलोसिटी में, यानी वेग में परिवर्तन ला सकते हैं। इसका सबसे सटीक एग्जांपल जो होता है कि कोई भी कीपर या कोई भी फील्डर जब बहुत ही गति के साथ आते हुए गेंद को कैच करता है तो वो अपने हाथ को उतनी ही पीछे डायरेक्शन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है, ताकि दूरी को कैप्चर करने के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन के बाद द्रव्यमान में तो कोई बदलाव किया नहीं जा सकता, हाँ वस्तु के वेग में परिवर्तन किया जा सकता है जिससे कि आघात कम लगेगा। तो ये इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं इसको पूरी तरीके से प्रस्तावित करने की। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होता है ये आप देख के चलिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। और लास्टली आपका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि तीसरे नियम के हिसाब से, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने क्या पढ़ना है कि हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी
पहले वस्तु पर बल आरोपित करती है और इन सभी चीजों के रिजल्टेंट हमारे पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, सब कुछ है। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी ग्रह आपस में अपनी ऑर्बिट पे मूव करते हुए आपस में टकराने की कैपेसिटी रख सकते थे, यानी आपस में टक्कर भी खा सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों ही पिंड आपस में एक दूसरे के सापेक्ष बल आरोपित करते हैं ताकि वो डिस्टेंस को कवर करते रहें और कभी भी आपस में एक दूसरे से टकराए नहीं। तो तीसरा नियम है गति का, हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकलने वाली गोली जितनी तीव्रता से निकलती है हमारा हाथ उतनी ही तीव्रता से पीछे झटके खाता है। अगर हमें नदी में नाव को चलाना है तो हमें अगर नदी के नाव को पूरब दिशा में लेके जाना है तो पतवार से पानी को हमें पश्चिम दिशा में काटना होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको फ्लो करवाना पड़ता है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। इससे संबंधित प्रश्न आपको उदाहरण देके पूछे जा सकते हैं कि इसमें गति के कौन से नियम को प्रस्तावित किया जा रहा है, या फिर सीधे सीधे नियमों को पूछते हुए उदाहरण की चर्चा करनी हो सकती है, या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर के अंतर्गत जो आएंगे, और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इतना जानने के बाद इस अध्याय से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न आएंगे आप बहुत ही सरलता से इसको सॉल्व करोगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को लेकर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और खास करके मोमेंटम को लेकर यानी संवेग को लेकर प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे, जिसमें वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग दिया रहेगा, जिसके परिणामतः आपको संवेग निकालना होगा। बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन नहीं है लेकिन इजिली नंबर गेनर है, तो आप उसे अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, मिस करने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत ही सरल सवाल है। इसी तरह की और भी जानकारियां आपको आगे की क्लासेस में मिलती रहेंगी। आगे की जो क्लासेस है वो गति को लेकर है। जैसा मैंने आपको बताया, बल हर एक प्रकार के फिजिकल चेंजेस में आने वाले परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस के रिस्पॉन्सिबल कंडीशन है। जब तक बल आरोपित नहीं होगा तब तक गति नहीं होगी। इसी कारण मैंने बल वाला चैप्टर आपको पहले एक्सप्लेन किया है। अगला चैप्टर गति को लेकर होने वाला है और साथ ही आपको ढेर सारी जानकारियां भी उस क्लास में मिलने वाली हैं। तो कंटिन्यूटी के साथ उस क्लास में बने रहिएगा। इस क्लास को भी लास्ट तक आप देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। लास्टली आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।